Okay. Hi guys, so basically today I'm here with the sample questions of August 2020. I know it's your exams tomorrow and you are worried about the sample questions and how to go through the Viva Voce questions, but trust me, बहुत easy है, कुछ rocket science नहीं है, कुछ techniques मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको solve करना है. Plus बहुत सारे students बोल रहे हैं कि मैम ई बुलेटिन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए स्पेशली आपके लिए ये 10-15 मिनट का वीडियो लेकर आई हूँ. 10 मिनट में आपका पूरे 20 क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, बट प्लीज ध्यान से सुनिए कि टेक्निक क्या है रेदर देन मोर फोकसिंग ऑन दी आंसर. आप ये देखो मैं किस टेक्निक से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए सो यू आर रेडी टू फेस इट. ओके, द फर्स्ट वन, डोंट मेक सो मच नॉइज आशुतोष डैश टू स्टडी फॉर हिज CSEET टेस्ट. देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको बोल के देखना है सब चीज. ओके, तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको बोल के समझ आ जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. डोंट मेक सो मच नॉइज आशुतोष ट्राई टू स्टडी तो नहीं होगा, ट्राइज टू स्टडी फॉर CSEET एग्जाम भी नहीं होगा, ट्राइड टू स्टडी नो बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि वो पढ़ रहा है, तो इट विल बी आशुतोष इज ट्राइंग, तो आपको बोल के भी वो सही लगेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट. ओके, सो इट स्नोड मेनी टाइम्स, मतलब ये स्नोड मतलब पास्ट तो नहीं है, ये होता है हमेशा. सो ऑब्वियसली बात है ये प्रेजेंट में आएगा, तो इट स्नोज मेनी टाइम्स. ठीक है, weather report says that it's 7 o'clock in Frankfurt and it's snowing. So basically देखो it's snowing क्यों आएगा, because it is telling again in the present continuous tense, और present continuous में हमेशा क्या आएगा, ing. okay, so that will be it is snowing. और अगर किसी को ये नहीं भी समझता है लॉजिक तो आप बोल के देखना, it's 7 o'clock in Frankfurt and there is snow, not possible. And it snows, not possible. It snowed, past तो आएगा ही नहीं, it's snowing, so this sounds correct. अब फोर्थ वाला देखो, sorry you can't borrow my pencil, I dash myself, बहुत easy है, I was using नहीं हो सकता क्योंकि हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोल रहे हैं आप नहीं कर सकते बोरो, मतलब आप अभी भी बोरो नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ. ओके, अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड बी ट्रेन लिसनर. बहुत लॉजिक की बात है कि अगर एक मैनेजर है उसको अच्छे से पहले सुनना है फिर अपना डिसीजन देना है. नाउ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिटायरेट. नाउ बेसिकली इसका ये तो आपको मैंने बताया मॉड्यूल में काफी सारे एग्जांपल्स है जिसमें से आपको पढ़ना है. सो द आंसर इज रिपीट हियर. ओके, द मीनिंग सिनोनिम मतलब द वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग. ओके, What is the synonym of consequence? हमको पता है कि इसका क्या consequence होने वाला है, कोरोना वायरस से क्या consequence होने वाला है, आगे जाके इकोनॉमी में क्या consequence होने वाला है, मतलब आउटकम क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द रिजल्ट. अब देखो बहुत सारे बच्चे अफेक्ट और आउटकम में कंफ्यूज होंगे. अफेक्ट मतलब क्या होता है, कोरोना वायरस से क्या अफेक्ट होने वाला है, मतलब इसका क्या होगा कि क्या क्या गलत या सही चीजें हो सकती, जरूरी नहीं है गलत ही होता है. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट. ओके, एट वाला देखो, प्रिडिक्टिंग इज द टेक्निक to forecast what the speaker will say. Obviously true. देखो forecasting और predicting मतलब होता है future के बारे में देखना, मतलब ये सोचना कि सामने वाला क्या बोलने वाला है. I predict that the person is going to say that, मतलब वो हुआ नहीं है, आप predict कर रहे हो मतलब forecast कर रहे हो. Okay, which of the following is the basis of effective listening? Obviously note taking. ओके, नोटिस राइटिंग नहीं होगा, लेटर राइटिंग नहीं होगा, प्रेडिक्टिंग नहीं होगा, ये सब ऑफिशियल फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. तो अगर एक इफेक्टिव लिसनर है तो वो क्या करेगा, जो सामने वाले बोलेगा उसको पहले नोट करेगा. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत बहुत लॉजिकल है गाइस. ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ डिफरेंट डेटरेंट टू द लिसनिंग प्रोसेस. मींस इसमें से कौन सा इसका डिसएडवांटेज नहीं है. लैक ऑफ इंटरेस्ट, ईगो, फियर, ये सब क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर कॉन्फिडेंस होगा तो दिस इज एनीवेज गुड, सो दिस इज नॉट अ डेटरेंट. ओके, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टॉक इज अ ऑब्वियसली नॉट अ शॉर्ट. वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होगा, कोई अच्छे से अगर आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है तो वो ना शॉर्ट होगी ना लॉन्ग होगी. लॉन्ग टॉक भी इज नॉट रिकमेंडेबल. देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रैंडम भी नहीं होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना, प्रॉपरली बताना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट श्रद्धा व्हाट डैश इन द इवनिंग, मतलब
उसका आंसर देखो। अब यहाँ पे आंसर क्यों दिया है? ये कॉन्वर्सेशन बताने के लिए नहीं दिया है, उसका आंसर इसलिए दिया है ताकि आप आंसर पढ़ के क्या कर सको, आंसर पढ़ के उसको समझ सको। ओके, नाउ what dash in the evening? Now Rita, usually I watch TV or read a book. मतलब श्रद्धा उससे क्या पूछ रही है कि आप क्या करती हो इवनिंग में। तो what you doing नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ आज के लिए नहीं पूछ रही है वो, usually यहाँ पे वर्ड आ गया, मतलब वो हमेशा के लिए पूछ रही है कि usually आप क्या करते हो, ठीक है, मतलब हमेशा आप क्या करते हो। तो you doing नहीं आएगा, what you doing in the evening, what you do in the evening नहीं, what do you do in the evening, this is a proper grammar. okay, what are you doing, फिर से you doing ing वाले तो दोनों नहीं आएंगे क्योंकि हम हमेशा की बात कर रहे हैं। okay, now 13, the following question consists of an underlined word followed by 4 alternatives. ठीक है, एक underlined word दिया है, उसके 4 alternatives दिया। अब देखो हमको क्या देखना है, choose the word or phrase that is opposite in meaning to the word underlined. Okay, अब कौन सा word underlined है? The word underlined is insipid. insipid. अब देखो they had an insipid conversation. अब insipid मतलब क्या होता है? tasteless, मतलब weak, यानी बोलते हैं ना जिसमें कोई जान नहीं है. So basically something which is बेजान, that is known as insipid. और अगर मैं उसका opposite बोलूं तो that is lively. सीधी सी बात है. Okay. The following questions, और अभी पैनिक मत होना कि हमको मैम ये वर्ड का मतलब नहीं पता या कैसे पता करेंगे। अब जितना एग्जाम के एक दिन पहले जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो क्वेश्चंस में से, ठीक है। The following question consists of an underlined word followed, ये भी सेम क्वेश्चन है, हमको किसका अपोजिट बताना है, fickle का अपोजिट बताना है, ठीक है। Let me read the sentence for you. He harvested a rich crop from that fickle land. फिकल मतलब होता है कि जो न्यू ग्रोथ रहती है, जिसकी हाई फर्टिलिटी रहती है ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड रहता है, जिसकी कैपेसिटी रहती है ग्रो करने की, दैट इज द फिकल लैंड। और यहाँ पे इसका अपोजिट ऑब्वियसली क्या आएगा, बैरन। ओके, द अपोजिट वुड बी बैरन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज dash to dash any kind of work with due sincerity. अब गाइस प्लीज लिसन, जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बोल बोल के देखना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा बोल के देखो। ही इज फॉन्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। परफॉर्म आप वर्क नहीं करते, बेसिकली दिस डजंट कम हियर, दिस इज समथिंग लाइक यू नो आर्ट। अगर कुछ होता, आर्ट होता, डांस होता, कोई फॉर्म होता तो हम इसमें परफॉर्म यूज करते। He is reluctant to entrust any kind of work. Obviously गलत है, reluctant word यहाँ नहीं आएगा। He is determined to undertake any kind of work with due sincerity. मतलब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, sincerity word है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में एक ही पॉजिटिव है, दैट इज अंडरटेक। मतलब वो हमेशा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ हर वर्क को एक्सेप्ट करता है। ओके, ईगर और वॉइड तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बोल के देखते हैं। आई एम नॉट डैश अबाउट योर सक्सेस, so despaired because your dash approach to study is disappointing. मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गलत है, नेगेटिव इफेक्ट है। so I am despaired तो नहीं होगा। I am hopeful about your success because I am not hopeful about your success because your regular approach to study, regular approach भी नहीं होगा। regular approach क्या होता है, मतलब इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। I am not rude about your success, तो rude is, you cannot say to anybody I am rude about your success or failure. okay, तो यहाँ पे देखो I am not optimistic about your success, मतलब वो positive नहीं हो पा रहा है because your approach to study is disappointing. so perfunctory मतलब it is something कि बहुत lightly लेना, ठीक है। अब देखो 17th question, the war dash immediately after the ceasefire proposal was dash bilateral. आ रहा है कि कोई वॉर खत्म हुआ है जब ceasefire proposal आया, ठीक है, तो सीधी सी बात है ended आएगा। the war ended immediately after the ceasefire proposal was accepted by bilaterally. अब देखो यहाँ पे कैसे पता चला मैम, क्योंकि प्रपोजल है, बायलेटरी लिखा है, मतलब किसी ने कुछ एक्सेप्ट हुआ है। तो आपको सेंटेंस के मीनिंग में ध्यान देना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, 18th क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस एज पर द पैरामीटर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे क्या किया है ना, जंबल करके दिया है आपको पूरे वर्ड्स, तो चलो लास्ट से पढ़ के मैं बताती हूँ। फॉर मेनी ऑफ अस आवर फर्स्ट रिकलेक्शन
of the world has been the early age of only 3 or 4 years. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे पंक्चुएशन भी सही नहीं है. अगर ये सही होता तो यहाँ पे for many of us के बाद कॉमा आता. ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा तो है many of us के बाद, बट प्रॉब्लम क्या है? देखो, for many of us, our first recollection of the world being the early age of the only 3 or 4 years. So obviously of the only 3 or 4 years is not relevant, और यहाँ पे the भी नहीं आएगा because कोई proper noun नहीं है. ठीक है, अब देखो B वाला, our first recollection of the world for many of us would be early age of 3 or 4 years. यहाँ पे 3 और 4 साल क्या, आगे जाके हमको क्वेश्चन मार्क आ रहा है माइंड में, इनकम्प्लीट लग रहा है. अब चलो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं. The early age of 3 or 4 years would begin our first recollection of the world for many of us. अब समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलना चाहता है. That for the early age, that is 3 to 4 years, what we start is first recollection. मतलब हम दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब हमको थोड़ा सेंटेंस समझ में आया. अब देखो चूज द, और इसका एक ही ऑप्शन है गाइस, बोल कर देखना, बार बार रिपीट करियो, बोल कर देखना. चूज द करेक्ट सेंटेंस as per the parameters of English grammar. सेम क्वेश्चन है. देखो, I went yesterday to the bank to collect the passbook. I went yesterday, यहाँ पे ना कॉमा है ना कुछ है. I went to the bank yesterday to collect the passbook. बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, आपको बोल के समझ में आ रहा होगा, ये सही है. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन देखना है. यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में, और वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में है, तो सीधी सी बात है. Which of these is not a parameter of formal report? Formal report के लिए क्या जरूरी नहीं है? प्रेजेंटेशन जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, रिक्वेस्ट जरूरी है. कंप्लेंट is not a parameter of a formal report. वो formal report में नहीं आता है. तो आप प्लीज समझो गाइस, जो भी हमने अगस्त का बुलेटिन सॉल्व किया है उसमें you have to understand that the e-bulletin is not according to something which is very hard. आपको ऐसा लग रहा है कि वाइवा वोची में अगर आउट ऑफ कोर्स है या यू नो एनोनिमस क्वेश्चंस है तो हार्ड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ये टेक्निक फॉलो करो जो मैंने बताया है, you are going to prosper. I am soon sending you the video of next bulletin as well. Okay, all the best for your exams guys. Bye bye.